हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। ट्रिग्नोमेट्री का जो सेशन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें मास्टरमाइंड की जो बुक है एमसीक्यू मैथ्स की, उसके जो हमने क्वेश्चन की सीरीज ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट करी थी। फर्स्ट पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने सॉल्व किया था। आज की वीडियो के इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 16 टू 30 तक सॉल्व करेंगे। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा भी ट्रिग्नोमेट्री के ओसवाल की भी सॉल्यूशन आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगा, जो आप प्लेलिस्ट वाइज में जाकर देख सकते हैं। हर वीडियो के हर चैप्टर वाइज जो है आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाके क्लास 10th और जिस भी चैप्टर का नाम आप सर्च करेंगे वहाँ से आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और आज के सेशन में हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और इनके बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, वीडियो के एंड तक बने रहें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा, और आपको कोई चैप्टर की रिक्वायरमेंट होती है या कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको कन्फ्यूजन है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे गिवन है मैच द फॉलोइंग, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है साइड। मान लीजिए मैंने एक एंगल यहाँ पे इस तरीके से ट्रायंगल बना लिया, और यहाँ से समझना आपको बहुत आसान हो जाएगा। और ये एंगल है थीटा, ठीक है, और ये कहा जा रहा है टेन थीटा, कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये कहा गया है कि साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। बिल्कुल सही है, क्योंकि यही होगा परपेंडिकुलर। और अपॉन हाइपोटेनियस, अपॉन हाइपोटेनियस तो फिर गलत हो गया, तो ये ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। यानी कि अगर यहाँ पे बोला गया है आपको, यहाँ पे क्या कहा गया है कि साइड जो लेना है आपको, अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लेते हैं, अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लेते हैं तो ये टेन थीटा नहीं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का जो होता है वो हो जाएगा साइन थीटा। यानी कि 1 का जो होगा वो होगा बी, फर्स्ट का क्या होगा बी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो होता है वो साइन थीटा होता है, और साइन किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। तो फर्स्ट का बी आप दो जगह आपको दिख रहा है, एक तो बी में और एक सी में। तो एक और चेक कर लेते हैं, हमें सबको चेक करने की नीड नहीं है। अब देखिए दूसरा दिया हुआ है साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, साइड जो है एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अगर बात करें तो यहाँ पे जो ये बेस आ रहा है, यहाँ पे ये जो आ रहा है बेस, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा होता है। यानी कि अगर बात करें कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू मैंने लिखा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि होगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा दिया हुआ है सी। देखिए दोनों में सी दिया हुआ है, दोनों में सी है, तो इससे भी नहीं पता चला। अब हमें थर्ड वाला भी चेक करना पड़ेगा। थर्ड में क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, और एडजेसेंट एंगल का मतलब हो गया बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है, यानी कि बेस अपॉन जो परपेंडिकुलर होता है, या यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखिए यहाँ पे कहा गया है साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट में आ जाएगा बेस, और ये होता है किसका, टेन थीटा का। तो टेन थीटा किसका हो सकता है, ए वाले में। टेन थीटा कहाँ पे दिया हुआ है, ए वाले में, देखिए। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूले के ऊपर था ये क्वेश्चन, आप इसको ढंग से देखकर और ऑप्शन से मैच करा सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक ट्रायंगल बना लें इस तरीके से, और देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये एंगल दिया हुआ मान लेते हैं हम, इसको थीटा मान लेते हैं। और यहाँ कहा गया है साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, यानी इस वाले साइड की बात हो रही है, और साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन में, सॉरी ऊपर में दिया हुआ हाइपोटेनियस, हाँ यहाँ पे एक दिया हुआ हाइपोटेनियस और साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। तो ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस जो होता है वो होता है सेक थीटा, यानी कि बी जो होगा इसका, पहले वाले का बी होगा। अब फर्स्ट वाले में बी देखें किसका किसका है, एक तो सी में है और एक डी में है, फर्स्ट में बी। और नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, सेकंड वाला है साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, यानी कि बेस, और साइड अपोजिट टू एंगल थीटा,
और यहाँ पे अपोजिट टू थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, और ये जो वैल्यू होती है वो होती है कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा का मतलब ये हो गया, कॉट थीटा का मतलब हो गया डी ऑप्शन। अब देख लीजिए आप कि डी किस में है, इसमें तो है ए और यहाँ पे है दूसरे का डी, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा। सबको निकालने की जरूरत नहीं है, आप बस थोड़े से पॉइंट को चेक करें, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल्स रिमेन सेम, अगर मान लीजिए एंगल जो है वो सेम रखा गया है, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लिए, इस तरीके से हमने ट्रायंगल बनाया है, और ये मान लीजिए है थीटा, ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। इफ द एंगल रिमेन्स सेम द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होगी अगर आपने एंगल सेम रखा है तो इसमें दिया हुआ है कि वेरी विथ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल की वैल्यू जो है वो लेंथ पे डिपेंड करेगी। जब हमने एंगल को रख दिया, अपने एंगल को सेम रखा है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 30 डिग्री रख लिया है ना, 30 डिग्री का मतलब कि ये 30 है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 रखने के बाद यहाँ पे लेंथ का कोई मतलब नहीं है, आप एंगल के अकॉर्डिंग ये ए, ये बी और ये सी, इसके अकॉर्डिंग आप परपेंडिकुलर और बेस निकाल सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, यहाँ पे कहा जा रहा है कि साइड पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, इससे साइड का कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आपने एंगल को फिक्स रखा है तो इसका मतलब है कि लेंथ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर लेंथ को आप आगे पीछे करेंगे तो वो उसका एंगल भी चेंज हो सकता है। तो एक ऑप्शन बी हो रहा है कि मे बी ये सही हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, वेरी विद द चेंज ऑफ लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ओनली, ऐसा नहीं है, अगर हाइपोटेनियस चेंज करने की बात हो रही है तो कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर में भी चेंज आएगा और बेस में भी चेंज आएगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन भी नहीं कह सकते। डू नॉट वेरी विद द चेंज इन द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ओनली, डू नॉट चेंज वेरी विद द चेंज इन हाइपोटेनियस ओनली का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइपोटेनियस के लेंथ को चेंज करने के लिए आपको, अगर आप चेंज करेंगे तो दोनों की वैल्यू चेंज होगी, यानी कि परपेंडिकुलर भी चेंज होगा और बेस भी चेंज होगा। तो यानी कि सिर्फ हाइपोटेनियस के चलते ही चेंज नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर के भी चलते चेंज हो सकता है और बेस के चलते भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे जो बेस्ट इसका आंसर हो रहा है वो ऑप्शन बी हो रहा है कि डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। साइड से अगर आपने एंगल फिक्स रख दिया तो इसका मतलब है कि उनके साइड को आपने एक पैरामीटर दे दिया कि इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, ये देखिए एक ट्रायंगल हमने बनाया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरीके से ये ट्रायंगल बना है ABC, जहाँ की राइट एंगल है B पे, आप किसी को भी A मान ले और किसी को C मान ले, इनमें से एक को A और एक को C मान लिया। AC दिया हुआ है 13, AC की वैल्यू है 13, A से B दिया हुआ है 12। तो जब आप परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 144, जिसकी वैल्यू होती है 12। एक तो ये तरीका है कि आप इस तरीके से फाइंड करें। दूसरा है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, कि आपको कुछ ट्रिपलेट ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए कोई साइड या परपेंडिकुलर 3 और 4 हो तो हाइपोटेनियस 5 होगा, साइड और परपेंडिकुलर 12 और 5 हो तो हाइपोटेनियस 13 होगा, अगर साइड और परपेंडिकुलर 8 और 6 हो तो हाइपोटेनियस 10 होगा। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों गिवन था, हाइपोटेनियस 13 और एक वैल्यू जो है वो 5 गिवन था, तो यानी कि इसका मतलब है कि जो लास्ट जो वैल्यू बच रही है वो कौन सी होगी, 12 होगी। अब आपसे पूछा गया है कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी, तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेनियस है 13, यानी कि साइन ए की जो वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन 13, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पूछा गया है कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, इनमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे वैल्यू रख दिया, कुछ भी वैल्यू रखें, आपको क्या कैसे, ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, आप यहाँ समझें। आपको क्या करना है, ए की जगह कोई से भी वैल्यू रख लीजिए, किसमें से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमने जो लर्न किया था, इनकी कोई सी भी वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए।
कंडीशन इतना ही ध्यान रखना है कि वैल्यू कभी रखने के बाद 0 और इन्फिनिटी ना हो, और अगर डिवाइड में हो तो 0/0 ना हो, और इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए की जगह रख लिया 30 डिग्री, मैंने यहाँ पे क्या पुट किया है, ए की जगह 30 डिग्री, तो यहाँ पे रखने पे साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ये हमारा आया। अब इसी 30 को आपको ऑप्शन में रखना है, इसी जो 30 जो रखा है ना, इन सब के जगह पे आपको ऑप्शन में रखना है। अब जिसमें 1/2 आ जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। मान लीजिए आपने पहले वाले में रखा, तो देखिए यहाँ पे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और cot 30 की वैल्यू होती है √3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - 3/√3 आएगा, जिसको सॉल्व करने पर -2/√3 आएगा, जो कि इनकरेक्ट है। 1/2 आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। बी ऑप्शन में रख के देखते हैं, tan a/sec a, tan a यानी tan 30 की जो वैल्यू होती है, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, और sec 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 2/√3। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√3 और ये √3 से ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे आएगा, √3 से √3 कैंसिल, 1/2 देखिए यहाँ पे आ गया 1/2, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बाकी को आप चेक करिएगा, उनमें 1/2 सॉल्व करने पर नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आप वैल्यू पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो आपको आइडेंटिटी लर्न करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनका ध्यान रख के आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ दिया हुआ है कि साइन x प्लस कॉसेक x, इसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको 2, और आपको फाइंड करना है साइन 19x प्लस कॉसेक 20x की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान है, आपको बस थोड़ा सा सोचना है। आप खुद माइंड में ये सोचें कि x की कौन सी वैल्यू लें, और वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कौन सी वैल्यू रखें यहाँ पे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर आप मान लीजिए 90 रखते हैं, यानी कि साइन 90 प्लस कॉसेक भी 90 रखते हैं, तो यानी कि साइन 90 की वैल्यू होती है 1, कॉसेक 90 की वैल्यू होती है 1, जो दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है 2। यानी कि अगर हम थीटा = 90 डिग्री रखते हैं तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो सेम वैल्यू आपको क्वेश्चन में रख देना है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यानी कि साइन 90 की पावर 19 प्लस कॉसेक 90 की पावर 20। साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे भी 1 जिसकी पावर 19, और कॉसेक 90 की वैल्यू यहाँ पे भी 1 जिसकी पावर 20। 1 की भी आप कितनी भी पावर कर लें वो 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। इन दोनों को ऐड करेंगे 2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हर कंडीशन को आप समझें कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखने पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमने वो वैल्यू रखा और यहाँ पे इसका आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये आपको आइडेंटिटी पे मैं सॉल्व कराना बताऊंगा, आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझे पहले, फिर आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअल में ये दिया हुआ है, मान लीजिए इस तरीके से मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये बताया था, अभी भी इसको सॉल्व करा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है a + b = p, ठीक है, आपको गिवन है अगर कि a + b = अगर p हो और आपको फाइंड करना है a² + b² की वैल्यू क्या होगी, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि a² + b² होगा p², यानी कि जो गिवन है उसका स्क्वायर कर दीजिए, -2 * इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई a * b। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर a + b = p गिवन हो तो a² + b² हो जाएगा p² -2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो चलिए आप यहाँ पे यूज करिए। सबसे पहले दिया हुआ है tan a + cot a = 4 गिवन है, और आपको सबसे पहले आप स्क्वायर फाइंड करें, तो tan² a + cot² a की वैल्यू क्या हो जाएगी जो गिवन है, यानी यहाँ पे p की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर -2 * इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए tan और cot को, तो यहाँ हो जाएगा tan a × cot a, ठीक है।
अब देखिए यहां से क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू जो आ गई वो आ गया 16 माइनस, अब देखिए टेन ए इंटू कॉट ए आइडेंटिटी होता है, टेन ए इंटू कॉट ए की वैल्यू जो होती है 1, यानी कि ये पूरा 1 होगा, तो 16 माइनस 2 टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई 14, ठीक है ना। अब देखिए आपको यहाँ पे पावर 4 में निकालना था, अब वापस इसी फॉर्मूले को आप लगाएं। अब आप ये सोचिए कि हमारे लिए ए ये है, बी ये है, यानी ए की जगह है अब आपके पास क्या टेन स्क्वायर ए, बी की जगह पे है क्या कॉट स्क्वायर ए, और ये आपका पी है, और वापस आप इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। तो पावर 4 के लिए आपको वापस से फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि टेन की पावर 4a प्लस कॉट की पावर 4a, कॉट की पावर 4a इज इक्वल टू जो होगा वो होगा p का स्क्वायर, और p की जगह है 14 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू टेन स्क्वायर a इंटू कॉट स्क्वायर a, दोनों टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए 14 का स्क्वायर होता है 196 और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी से ये 1 होगा तो 196 माइनस 2 होगा। इस तरीके से 10 की पावर 4a प्लस कॉट की पावर 4a का फॉर्मूला हो जाएगा 196 माइनस 2 यानी कि 194। ये हुआ इसका तरीका इसको सॉल्व करने का। अब देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो आप डायरेक्टली कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। ये कैलकुलेशन के थ्रू बताया है, डायरेक्टली आप कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट एनी कैलकुलेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे समझे, देखिए आपको वैल्यू जो है गिवन है किसका, tan a प्लस कॉट a इज इक्वल टू 4 गिवन है। आप डायरेक्ट लिखें यहाँ से tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a की वैल्यू डायरेक्ट लिखना मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको p का स्क्वायर करना है, p का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 2, 16 माइनस 2 क्योंकि आपको पता है a इंटू b कितना होगा, यानी कि tan a इंटू कॉट a 1 होता है, यानी कि डायरेक्ट इसका आंसर कितना आ गया 14। एक बार और स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा tan की पावर 4a प्लस कॉट की पावर 4a, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 196। वापस आप 2 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगली बार फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, आंसर कितना आ गया 194। तो इस तरीके से आप ये पहले वाले में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया कि कंफ्यूजन ना हो। जब आप इस चीज को समझ गए हैं तो नेक्स्ट कभी भी कोई क्वेश्चन आए आप उसको डायरेक्ट अप्लाई करें, -2 कर दीजिए, स्क्वायर करें -2 कर दीजिए, स्क्वायर करें -2 कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे पहले में था 4 का स्क्वायर किया -2 किया 14 आया, अगली बार में 14 का स्क्वायर किया और -2 किया 194 आ गया। अगर मान लीजिए आपसे ये फाइंड करने के लिए कहता है tan 8a की पावर cot 8a निकालो, तब आपको क्या करना था, इसका स्क्वायर करके फिर -2 करिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये तरीके हैं कुछ जो आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, cot थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 2/3। अब आपको पता है कि tan और cot जो है एक दूसरे का इनवर्स होता है, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है या cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, यानी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। ये बेसिक से कुछ फॉर्मूले हैं। तो अगर कॉट जो है tan का इनवर्स है, इसका मतलब ये है कि tan भी कॉट का इनवर्स होगा, तो इसको इनवर्स कर दीजिए, उसका वैल्यू आ जाएगा। यानी कॉट अगर 2/3 है तो tan कितना हो जाएगा 3/2, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 24 दिया हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू 7/8 और आपसे sec थीटा की वैल्यू पूछा है। तो आपको सेम रिलेशन tan और cot की तरह cos और sec में भी होता है कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, और sec थीटा इंटू cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यही आइडेंटिटी आपको यहाँ पे यूज करना है। अगर cos थीटा इज इक्वल टू 7/8 है तो sec थीटा इज इक्वल टू इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 8/7, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है यहाँ पे कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक ट्रायंगल है PQR, देखिए ये ट्रायंगल है PQR, ये ट्रायंगल इस तरीके से दिया हुआ है।
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये ट्रायंगल PQR है जहाँ की राइट एंगल है ये Q पे। ये NCERT का भी क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझे। और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में भी कराया है। अगर आपको वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप उसको देखें, उसको समझने के बाद इसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये Q दिया हुआ है, ये Q है राइट एंगल पे, तो हमने कहीं पे भी इसको P मान लिया और इसको R मान लिया। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन में P से Q दिया हुआ है 5, ये कितना दिया हुआ है 5, और ये कहा है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है। अब आप एक बार समझें उन्हीं ट्रिपलेट्स को जिसको मैं अभी रिवाइज कराया था कि अगर बेस या परपेंडिकुलर में से 12 और 5 हो तो हमारा जो हाइपोटेनियस होगा वो 13 होगा। अगर बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 हो तो हमारा हाइपोटेनियस 5 होगा। अगर परपेंडिकुलर और बेस में 8 और 6 हो तो हाइपोटेनियस हमारा 10 होगा। हम इस वाले को यूज करेंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे समझें कि देखिए अगर ये 5 दिया हुआ है, अगर ये 5 दिया हुआ है, अगर ये 12 और ये 13 होता तो देखिए सारे कंडीशन को फॉलो हो रहा है। PR क्या है यहाँ पे? PR अगर फिगर में देखें तो ये 13 है, तो QR कितना होगा 12, और इनको ऐड करने पर 25 आ रहा है या नहीं आ रहा? तो यानी कि डायरेक्ट आपको अगर ये चीज समझ में आ रहा है तो आपने ये वैल्यू फाइंड कर ली। अगर ये चीज माइंड में नहीं है तो बहुत बड़े कैलकुलेशन से आपको गुजरना पड़ेगा और फिर जाके तब भी ये वैल्यू वही आएगा जैसा कि आपके क्लास में स्कूल में आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर ने समझाया होगा। तो हमें ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो हमने यूज किया है। अब सारी वैल्यू आ गई है, आपको यहाँ पे 10P निकालना है। तो 10P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P के लिए परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 5, यानी कि 12/5 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है -4 8 + 16 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है A कोसेक थीटा B साइन थीटा। तो पूछा जा रहा है A और B की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से A और B की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखिए हम इसको कैसे फाइंड करेंगे वो आप इसको ढंग से समझें। तो देखिए अगर मान लीजिए मुझे ये दिया हुआ है -4 प्लस रूट अंडर वापस 8 + 16 कोसेक की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा में भी मैं क्या करता हूं, यहां पे थीटा इज इक्वल टू रख देता हूं 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमने 90 रख दी। अगर हमने 90 रखा है, ए और बी की वैल्यू हमने अगर 90 रखा है तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -4 प्लस रूट अंडर 8 प्लस कोसेक 90 1 होता है और 1 की पावर भले कितनी हो ये वही वैल्यू होगा। और यहाँ पे साइन 90 की भी वैल्यू 1 होता है, उसकी भी पावर कितनी भी हो ये भी 1 होगा। यानी कि हमारे पास अंदर में वैल्यू ये आ गया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आ रहा है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पर आएगा 8 + 16 24 + 1 25, और 25 का स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पे -4 और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई करने पर ये आ रहा है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा 1 और 1 की वैल्यू यहाँ से 1 ही हो गई। सेम काम आपको यहाँ पे भी करना है, यानी कि a कोसेक 90 की वैल्यू 1 प्लस b इंटू साइन 90 वो भी 1, यानी इधर क्या आ गया a + b। अब देखिए a + b की वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड में इधर तो आया a + b, इसको सॉल्व किया तो क्या आया a + b, और जब इसको 90 रख के आपने सॉल्व किया, जब आपने थीटा की जगह 90 रखा तो इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है 1। इसका मतलब है, और बीच में साइन क्या लग रहा है, इक्वल का, इसका मतलब है कि a + b इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब आप देखें कि इन जो भी ऑप्शन में वैल्यू a और b की दी हुई है, किसको ऐड करने पर 1 आएगा। इसको ऐड करेंगे तो -1 आएगा, इसको ऐड करने पे 1 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, लेकिन जब आप 2 और -1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके को आप यूज करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी लेकिन बहुत बड़े कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रख के हम सिंप्लीफाई करने की बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू a sin phi अपॉन 1 - a cos phi।
और tan फाई इज इक्वल टू दिया हुआ है b sin थीटा अपॉन 1 माइनस b cos थीटा, और आपको a बाई बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करते हैं, अगर मान लीजिए अप्लाई करते हैं, तो कैलकुलेशन इजी नहीं बल्कि कॉम्प्लिकेटेड होगा। रीजन मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो देखिए क्या है, एक तो दिया हुआ है थीटा में और दूसरा दिया हुआ है फाई में, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे रखकर इसको वैल्यू को सॉल्व भी कर दिया, तो वो जो वैल्यू आएगा वो कोई ना कोई नंबर में आएगा, जो कि आएगा मे बी ए 1 अपॉन, अगर आप इसको देखेंगे तो मे बी वो आएगा 1 अपॉन ए या 1 माइनस ए रूट ए, कुछ भी हो सकता है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली उस वैल्यू को अगर आप यहाँ पे आप रखेंगे और इधर सॉल्व करेंगे तो वो भी कुछ और वैल्यू आएगा। दो जगह हमने वैल्यू रख के निकाला है और फिर आपको ऑप्शन में भी रख के चेक करना पड़ेगा, तो ये 3 टर्म्स में सॉल्व करने पर ये कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो जाएगा। तो कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स की भी लिमिटेशन होती है, जिसको कि हम हर जगह अप्लाई करेंगे तो बेसिक से वो ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो बेसिक के थ्रू करेंगे, और वो भी बहुत आसान है, बहुत ही बेसिक तरीके से वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं कि वो मेथड क्या है और कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू ए साइन फाई अपॉन 1 माइनस ए कॉस फाई, ये गिवन है। अब एक रिलेशन आप याद कर लें कि tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के लिए इनवर्स होता है कॉट थीटा, है ना। यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई tan थीटा। ये एक दूसरे का इनवर्स होता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। तो अगर tan थीटा का वैल्यू a साइन फाई अपॉन 1 माइनस कॉस फाई है, a कॉस फाई है, तो अगर हम इसका इनवर्स करेंगे तो क्या होगा, कॉट थीटा। इसका इनवर्स करने पे कॉट थीटा होगा, और इसको भी इनवर्स कर दीजिए, तो इसको इनवर्स करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस ए कॉस फाई अपॉन ए साइन फाई, ये आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इंडिविजुअली हम एक दूसरे को सेपरेट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए साइन फाई माइनस ए कॉस फाई अपॉन ए साइन फाई, ये आ जाएगा। यहां से ए कैंसिल। अब देखिए ये क्या आया, कॉट थीटा इज इक्वल टू आया है 1 माइनस ए साइन फाई, 1 माइनस ए साइन फाई, और ए से ए कैंसिल हुआ, कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी में बता रहा हूं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा। तो यानी कि कॉट थीटा, यहाँ पे फाई है तो इनको भी फाई कर दीजिए, ये भी फाई तो ये भी फाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कॉट फाई। ये माइनस के कॉट फाई को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो कॉट थीटा प्लस कॉट फाई, है ना, कॉट थीटा प्लस कॉट फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई ए साइन फाई। ये आपका आया फर्स्ट इक्वेशन, एक रिलेशन से हमने इसको सॉल्व किया। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं अपन, अब दूसरे वाले को करते हैं, जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ, सॉरी tan फाई इज इक्वल टू दिया हुआ है b साइन थीटा प्लस 1 माइनस b कॉस थीटा। अब आप इसको इन्वर्स करेंगे तो कॉट फाई की वैल्यू हो जाएगी, इसको भी उल्टा कर देते हैं, 1 माइनस बी कॉस थीटा अपॉन बी साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअली सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉट फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन बी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन बी साइन थीटा। यहां से बी से बी कैंसिल हुआ। अब जो आया है आपके पास, ये आया है कॉट फाई इज इक्वल टू 1 बाई बी साइन थीटा, और माइनस में कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये जो आइडेंटिटी यूज किया है यहाँ पे दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा कॉट थीटा। इसको लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे तो ये आएगा रिलेशन, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा कॉट फाई प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई बी साइन थीटा, और हम इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया।
अब आप देखें यहाँ पे, अब जो मेन काम है वो है कि आपने ये देखा कि कॉट थीटा प्लस कॉट फाइव इज इक्वल टू क्या आया, 1/1 साइन फाइव, और यहाँ पे भी कॉट थीटा प्लस कॉट फाइव इज इक्वल टू क्या आया, 1/b साइन थीटा। इधर भी कॉट फाइव कॉट थीटा है, इधर भी कॉट फाइव कॉट थीटा है, दोनों को इक्वल कर देते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है बट मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, देखें आप कि दोनों जब इक्वल होगा यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या आ जाएगा, 1/a साइन फाइव इज इक्वल टू 1/b साइन थीटा, यहाँ से ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, यहाँ से और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा b साइन थीटा इज इक्वल टू a साइन फाइव। और आपसे क्या पूछा गया है, a बाई बी, यानी a को रखना है न्यूमरेटर में और b को रखना है डिनोमिनेटर में। तो a पहले से यहाँ पे ऊपर में ऊपर रहने दीजिए, इस b को नीचे ले आइए तो ये b आ गया। b को हम सिर्फ नीचे लाए थे तो साइन थीटा तो वहीं का वहीं है। अब इस साइन फाइव को उसके नीचे ले जाएं तो ये हो जाएगा साइन फाइव, यानी a/b इज इक्वल टू होगा साइन थीटा अपॉन साइन फाइव, यानी ऑप्शन डी जो है राइट आंसर इसका होगा। ये बेसिक्स से करने पे बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अगर आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें, मैंने इसको चेक करा था वैल्यू पुट करके, तो बहुत ही ज्यादा लेंथी आया, तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बेसिक मेथड ही आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28 में गिवन है कि 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3। तो आपसे पूछा गया है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये 2 थीटा जो लिखा है ना, हमारे लिए ये थीटा ही है, हम इसको थीटा ही मानकर चलेंगे। तो यहाँ से साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। अब आप ये देखें कि साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे साइन में √3/2 जो है वो साइन 60 की वैल्यू होती है। तो साइन से साइन ये कैंसिल, तो यहाँ से जो 2 थीटा आया वो कितना आ गया, 60 डिग्री। सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आएगा 60/2, सॉल्व करने पर 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90, A इज इक्वल टू 30, AB आपको दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, तो BC की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे, BC की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस पे कुछ अलग कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन में पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया अपन ने, ये बनाया ट्रायंगल ABC। इस तरीके से हमने ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया है, जिसमें एंगल B जो है वो कितना है, एंगल B जो है वो है 90 डिग्री। एंगल B हमने रखा है 90 डिग्री। उसके बाद A जो है, हमने A इसको मानकर इसको कर दिया 30 डिग्री, इसको कर दिया 30 डिग्री। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो 180 का मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और इसको मान लिया अपन ने C। अब ऐसे वैल्यू बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको tan ही यूज करना है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल होगा ना उसको आपको tan में लेके चलना है। कैसे, तो देखिए अगर मैंने मान लीजिए tan 30 रखा तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और 1/√3 का मतलब 1 हो गया हमारा परपेंडिकुलर और √3 हो गया बेस, यानी ये तो है हमारा परपेंडिकुलर और √3 हो गया बेस। ठीक है, अब देखिए अगर परपेंडिकुलर 1 है और √3 बेस है तो हाइपोटेनियस क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2। तो इस केस में हाइपोटेनियस आ गया 2। अब देखिए अब जो दिया हुआ उसको कंपेयर करके देखें, यहाँ पे दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, यानी √3 किसके इक्वल है, 9 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यूनिटरी मेथड समझाता हूँ। यूनिटरी मेथड समझाने की नीड नहीं है, आपने बहुत पढ़ा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि दो कोई भी क्वांटिटी है, 2 पेन ही मान लीजिए, 2 पेन की प्राइस अगर है मान लीजिए 8 रुपीज, तो एक पेन की प्राइस कितनी हो जाएगी, 8/4, 8/2 है ना, 8/2। अब देखिए हम ये क्वांटिटी हमारा था बड़ा, हमने यहाँ से छोटे को निकाला तो डिवाइड कर दिया। अगर मान लीजिए मुझे निकालना होता अब बड़े से छोटे में, अब एक पेन का आ गया, अगर मुझे 4 पेन का निकालना होता तो मैं फिर 4 से मल्टीप्लाई करता। कैसे,
8/2 इंटू 4। तो सेम चीज यहाँ पे यूज करेंगे। √3 किसके इक्वल है? 9 के। और √3 जो है वो क्वांटिटी यहाँ पे जो है वो 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है ना। तो यहाँ पे √3 जो है 1 से बड़ा, हमें छोटा वाला वैल्यू चाहिए। छोटा वैल्यू निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बड़े से छोटे में गए, देखिए ये 2 बड़ा था, 1 छोटा था, तो 1 छोटा था, यहाँ पे √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो ये बड़ा है, बड़े से हम छोटे में जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। तो यानी कि √3 की वैल्यू अगर 9 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/√3। और आपको जो वैल्यू पूछा था वो BC का पूछा था, और BC किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, यानी कि 1 की वैल्यू भी क्या होगी? 9/√3। अब यहाँ पे कोई सा ऑप्शन 9/√3 नहीं है, तो इस केस में हम √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9√3/3। 3 से 3 कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 3 3 जा 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 3√3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। तो आपको क्या करना है, इस ऐसे ये शायद बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, जनरली मैं वो कॉम्पिटिटिव क्लास की प्रिपरेशन कराता हूँ। ये तो 10th में MCQ इस बार इस तरीके से आया है, तो मैंने सब्जेक्टिव को ना करा के MCQ पे फोकस कराया, जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो ये कॉन्सेप्ट आगे आप बहुत बार यूज करेंगे, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे हमें समझना है, आप खुद देखें कि जब 1030 आपने यूज किया, इस बार मैं चेंज करके समझाता हूँ कि अगर आपने 1030 यूज किया तो 1030 का वैल्यू क्या होता है? ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। ठीक है, बेस है तो हाइपोटेनियस 2 निकल जाएगा। अब √3 की वैल्यू अगर 9 है, ये वैल्यू 1 से बड़ा है, हमें छोटे में जाना तो इसको डिवाइड किया, सिंपल सी चीज है, 9/√3। इसको सिंप्लीफाई किया तो 3√3 इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेम ही कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस में यूज किया था, यहाँ पे भी यूज करेंगे। मैं थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ जिससे कि आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। देखिए ये है ट्रायंगल, इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया यहाँ पे देखिए, और एक इस तरीके से यहाँ पे कुछ फिगर बना हुआ है, जो ये पॉइंट है E, ये है B, और ये है C, और ये है D, और यहाँ पे है A। ये वाली साइड दी हुई आपको 8 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये एंगल पूछा दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री। और देखिए और कुछ गिवन है, सारी चीजें हमने यहाँ पे नोट कर दी है, एंगल ये भी नोट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो जाएगा, 60 90 150 हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है कि CE का लेंथ क्या होगा और BE का लेंथ क्या होगा। CE का मतलब ये वाली चीज, CE का मतलब यहाँ पे ब्लैक कलर में आप देखें, आपसे ये चीज पूछी जा रही है कि CE क्या होगा, और फिर पूछा जा रहा है कि BE क्या होगा, B से E क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। बहुत आसान है, आप इसको ढंग से देखें। जब हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है, आप ये देखें कि ये 8 रेक्टेंगल है, ये अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा? 8 होगा, और पूरा ये कितना होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा 12। ये आपको गिवन है। आप सबसे पहले tan 60 को ले लें, यहाँ से tan 60 लेंगे। मैं इस ट्रायंगल को दोबारा बना लेता हूँ इधर ढंग से समझने के लिए, आपको उल्टे में शायद आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, तो मैं इसको दोबारा सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 90 कहाँ पे है? 90 है B पे 90 कर दिया। इसके बाद ट्रायंगल E पे जो है, एंगल E जो है वो है 60 डिग्री, तो इसको 60 कर दिया, और ऊपर वाले को कर देते हैं C। उसके बाद B से C जो दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है। अब tan 60 की, मैंने प्रीवियस में बताया था कि आपको ऐसे कंडीशन में tan लेना है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3/1। इसका मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर है √3 और बेस है आपका 1, यानी ये वैल्यू किसके इक्वल है? √3 के इक्वल है। ये √3 है, ये 1 है, तो हाइपोटेनियस जो होगा वो भी 2 होगा। जैसे परपेंडिकुलर का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। सॉल्व करने पर 4 आया, जिसकी वैल्यू है 2। अब देखिए आपको यहाँ पे फाइंड करना था C से E, हाइपोटेनियस निकालना है। तो आप ये देखें कि √3 की वैल्यू जब 8 है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है √3 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो अगर √3 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/√3।
अब देखिए वन किसकी वैल्यू थी, वन वैल्यू थी बीई की, आपको क्या फाइंड करना था, बीई की वैल्यू क्या होगी, तो ये वन की वैल्यू है 8/√3, यानी बीई जो आ गया वो आ गया 8/√3। और आपसे क्या पूछा गया है, अगर वन की वैल्यू 8/√3 है तो टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/√3 इंटू टू, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16/√3, यानी कि सीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16√3, यानी कि ऑप्शन बी वाला, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है 8/√3 और सीई है जो 16/√3। इस तरीके से हमने इनके कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट भी चाहते हैं तो आप निकाल, मैंने इसको सिर्फ इतना आपको समझाने के लिए ये बताया है। मुझे पता है कि ये अगर ये 1 है तो ये √3 होगा और ये 2 होगा, क्यों है ये आपको रीजन समझ में आ गया। और आप अच्छा ये होगा इस डायग्राम को आप याद कर लें, अगर यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, अगर ये 30 है तो ये होगा 1, ये होगा √3 और ये होगा 2। अगर tan 60 डिग्री है, अगर यहाँ पे ये tan 60 डिग्री है तो ये होगा √3, ये होगा 1 और ये होगा 2। और अगर tan 45 डिग्री है, अगर tan 45 है तो ये होगा 1, ये भी होगा 1 और ये होगा √2। बस उसके बाद कंपेयर करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे tan 60 था तो ये रहा 1, ये रहा √3 और ये रहा आपका 2। √3 किसके इक्वल है, 8 के, √3 8 के इक्वल है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 8/√3। आपको 2 चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2, तो आपको 2 चाहिए तो 2 के लिए आप मल्टीप्लाई करें 16√3, आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये तरीका है, अगर आप बेसिक पे जाएंगे तो बहुत सॉल्व करना पड़ जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ जाएगा। फिर भी अगर ये दो कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दूंगा सिर्फ इन चीज़ों को समझाने के लिए। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। आपको यहाँ पे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना है। सारे चैप्टर जो भी आपको नीड होगी, कुछ अगर आपको अलग से चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो वीडियो बनाकर जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं स्टूडेंट्स इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में, जिसमें अपन 30 से लेके 45 नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 31 से 45 तक को सॉल्व करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में और क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।